नागरिकता संशोधन कानून 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 11/3/2024 से लागू। ये सीए खूब चर्चा में रहा है हाल के दिनों में। अप्रैल में, मार्च में इसको लागू कर दिया गया। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि ये भारतीय नागरिक कानून 1955 में बदलाव करते हुए 2019 में 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया और इसके बाद 13 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन इसको अधिसूचित किया गया 11 मार्च 2024 को। इसके तहत नागरिकता कानून मोटा मोटी पहले समझ लीजिए, तो हम बाद में लिखाते हैं। 55 में संशोधन किया गया है, करते हुए प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक 2016 में पेश किया गया था और 2019 में पारित किया गया था। इसके तहत प्रावधान है कि पड़ोसी मुल्क के 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, जैसे 6 अल्पसंख्यक वहाँ है, गैर मुस्लिम हिंदू है, गैर मुस्लिम शरणार्थी है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यहूदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है और मुस्लिम को, क्योंकि उस इलाकों में यहूदी कम है और मुस्लिम तो वहाँ उत्पीड़ित नहीं है, वे अल्पसंख्यक वहाँ नहीं है, उन पर धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर ये सब जो है गैर मुस्लिम 6 अल्पसंख्यक, अगर वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं और उनमें कोई अवैध रूप से रह रहे थे, तो उनको एक तरह से, चाहे आए थे या उनका वीज़ा समाप्त हो गया या किसी तरह दस्तावेज नहीं है, तो उन ऐसे लोगों को जो उन इलाकों में उनकी धार्मिक प्रताड़ना हुई है, ऐसे लोगों को भारत सरकार नागरिकता देने का प्रावधान किया है। हाँ, मुस्लिम को कहा गया है कि अगर आप जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है, अगर वहाँ के लोग आना चाहते हैं तो नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि केवल धार्मिक उत्पीड़न, तो मुस्लिम वहाँ कोई धार्मिक उत्पीड़न के शिकार नहीं है। इसके लिए बड़ा आवाज़ भी उठ रहा है कि मुसलमान को क्यों नहीं शामिल किया जाता है। तो बात यह है कि आर्थिक जो भी आर्टिकल 14, 15 जो भी है, 21, 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ये भारत के नागरिकों के लिए की गई है। ये नहीं कि आप दूसरे पूरे विश्व के लिए आप खोले हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ इस पर विवाद हुआ है, तो उतना विवाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, उन 6 अल्पसंख्यकों को यहाँ नागरिकता दी जाएगी, वे भारतीय नागरिक होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल सीएए, नागरिकता संशोधन बिल सीएए 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित होने के बाद, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित होने के बाद 13 दिसंबर 2019 को 13 दिसंबर 2019 को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षर के बाद 12 नहीं 13 दिसंबर लिख लीजिएगा। 13 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 लिखिएगा, 13 नहीं 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। और 11 मार्च 2024 से इसको लागू कर दिया गया। इसके तहत नागरिकता कानून 1955 में संशोधन किया गया है। जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों भारत आए प्रताड़ित 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। इसमें यहूदी और मुस्लिम शामिल नहीं है। क्योंकि वहाँ यहूदी बिल्कुल नहीं है।
यहूदी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ वहाँ यहूदी बिल्कुल नहीं है तथा इन इस्लामिक देशों में मुस्लिमों को धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता। इन इस्लामिक देशों में मुस्लिमों का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता। इन तीन देशों के 6 अल्पसंख्यकों को जो भारत आए हैं वे भारत आए हैं, इन्हें 11 साल के बजाय 6 साल भारत में गुजारने पर बिना उचित दस्तावेज के भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। बिना उचित दस्तावेज के भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। आवेदन से पहले भारत में 1 साल लगातार रहना अनिवार्य होगी। आवेदन से पहले भारत में 1 साल लगातार रहना अनिवार्य है। यही प्रावधान है कि 6 अल्पसंख्यक जो भी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उनको इस देश के शरण दे दिया जाएगा। अब थोड़ा विवाद क्या, क्योंकि अभी इन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता था। दरअसल भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अवैध प्रवासियों को, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। लेकिन नए संशोधन के नागरिकता देकर हर तरह का लाभ दिया जाएगा। कुछ जानकार क्या सवाल उठाते हैं, जरा थोड़ा विश्लेषण सुन लीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 का उल्लंघन करता है। असम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के समय सीमा का उल्लंघन करता है, क्योंकि एनआरसी में 24 मार्च 1971 तक जो भारतीय हैं जो आए हैं, जबकि सीए में 31 दिसंबर 2014 है। और श्रीलंका के तमिल, हिंदू या मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि कई जानकारी इन आपत्तियों को खारिज करते हैं। अनुच्छेद 14, 15 की बात है तो अनुच्छेद 14 यह कहता है कि हर नागरिक विधि के शासन के समक्ष समान है, लेकिन अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण के आधार पर कानून बनाने से नहीं रोकता। जबकि अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यह भारतीय नागरिकों के प्रति है, इन्हें कि पूरे विश्व के नागरिकों के प्रति यह आर्टिकल है। यह कानून यहाँ के मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन 3 देशों के धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता के देने के लिए बना है। लेकिन अगर वहाँ के मुस्लिम भारत की नागरिकता लेना चाहे तो बहुत लोगों को मिलता है। तो नियमानुसार नागरिकता दी गई है। 566 मुस्लिमों को भारत की नागरिकता, परंतु नए कानून का फायदा उन्हें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न नहीं। अगर कोई मुस्लिम चाहे भारत की नागरिकता लेने, तो जो परंपरा है भारत की नागरिकता के प्रावधान के अनुसार, उसके अनुसार वो ले सकता है नागरिकता।
ऐसा पहली बार नहीं है कि नागरिकता कानून में संशोधन हुआ है। पहले भी 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थियों और श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को अलग अलग समय में नागरिकता दी गई है, लेकिन उस समय बाकी देश के शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया था। तो अब तो प्रश्न नहीं उठा था। यह नागरिकता कानून संशोधन सिर्फ विस्तार भर ही है। एनआरसी के साथ समय सीमा की टकराव इसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर अगर अवैध प्रवासी हैं बांग्लादेशी और उनको हटाना है तो ये मार्च 1971 तक का है, तो इसमें आप 14 है, तो ये आपका कंट्राडिक्शन है, तो इसको दूर किया जाएगा। देखिए, और क्यों किया गया, इसके लिए एक और चीज हुआ था। विभाजन के बाद नेहरू लियाकत समझौता अप्रैल 1950 में तय हुआ था कि दोनों देश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन भारत ने समझौते का आदर किया, यहाँ मुस्लिम सुरक्षित रहे। पाकिस्तान ने खूब धार्मिक उत्पीड़न किया कि जो 1947 में पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक थे, जो 2011 में 3.7% रह गई। अब बांग्लादेश में 22% थी, वह 2011 में 7.8 हो गई, जबकि भारत में 1951 में देश में 9.8% मुस्लिम थे, जो 11 की जनगणना के अनुसार 14% से ज़्यादा हो गए। यही नहीं, विश्व में इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक मुस्लिम भारत में ही है। इसलिए नए कानूनों से उन देशों के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है, और भारत के ये हमेशा से परंपरा रहा है कि भारत उत्पीड़ित लोगों को शरण देता है। तो ये जितना लाइन बोले, ये आपको मेंस की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो पूरा मेंस का जब क्लास होगा और मेंस के टॉपिक में जब सीए लॉन्ग क्वेश्चन लिखाने की बात आएगी, उस समय इसको लिखा दिया जाएगा। लेकिन तत्काल में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ दिमाग में रखिए जो मैंने अभी तक शुरुआत में आप लोगों को लिखवाया है। एनी कमेंट्स? समझ में आया कि नहीं कि क्या है सीए? मोटा मोटी आप लोग समझे कि नहीं? सीए के बारे में कुछ बात समझे कि नहीं समझे? सीए के तहत 3 देशों में, हाँ 3 देशों में जो धार्मिक उत्पीड़ित रहेंगे, 6 अल्पसंख्यक, सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वो भारत आए थे, उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है या वैध दस्तावेज के खो गया है, तो भारत और बांग्लादेश के मुस्लिम भारत के जो नागरिकता कानून है उसके तहत लोग लेते हैं। ऐसा थोड़े है, कोई आप भी चाहिएगा तो मुस्लिम हिंदू हैं, पाकिस्तान या किसी देश की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। तो सीए का प्रावधान यही है, समझ गए? एक लिखिएगा, अभी आंकड़ा आया है, कि अब तक 1414 को नागरिकता दी गई। अब तक 1414 को नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 1921 से 31 दिसंबर 2021 तक, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन 3 देशों के गैर मुस्लिम समुदायों के 1414
1414 विदेशियों को भारत की नागरिकता मिली है। 1414 विदेशियों को भारत की नागरिकता मिली है। अब मार्च में 2024 में इकोनॉमी की जिक्र करें तो सबसे पहले लिखिए मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय, मनमोहन सिंह के समय, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, इसके तहत क्या प्रावधान है कि ग्रामीण लोग जो भी अकुशल श्रमिक हैं, इसमें गरीब से बात नहीं है, जो भी अगर ये काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी साल में। इसमें पूरी योजना की राशि केंद्र सरकार देती है। ये 100% केंद्र की राशि है, याद रखिएगा। हाँ, उस समय रघुवंश सिंह मंत्री थे, ठीक बोल रहे हैं। तो इसमें मनरेगा की जो राशि है बढ़ी है। मनरेगा राशि बिहार में बढ़ी है अब 245 रुपया मिलेंगे।
सबसे अधिक हरियाणा में 374 रुपया मिलता है। गोवा में 356 रुपया। इसी तरह अलग अलग राज्यों की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मनरेगा राशि ये बिहार में बढ़ी है, तो मनरेगा की राशि इतना है। अगर लिख लिए हैं तो अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, देखिए आप लोग वो कन्फ्यूजन बस दूर कर देते हैं। ये 2006 में नरेगा नाम से आया था, समझ गए ना, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 को इसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया और तब इसका नाम हो गया मनरेगा। लेकिन इसकी शुरुआत माना जाएगा 2 फरवरी 2006 ही, ये याद रखिएगा। और ये आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के किसी गांव में शुरू हुआ था। तो ठीक है, हाँ, तो नरेगा था, ठीक है, लेकिन उसको अब 2006 माना जाएगा। आगे बढ़े। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, ILO प्लस मानव विकास, ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मानव विकास संस्थान द्वारा जारी। इसके अनुसार भारत में 83% युवा बेरोजगार है। कुल बेरोजगार
युवाओं में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में युवाओं की हिस्सेदारी 2000 ईस्वी में 35.2% थी, जो बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई। कोविड काल के बाद शिक्षित युवाओं में अधिक बेरोजगारी याद रखिएगा, अधिक बेरोजगारी हुई है। लिख लिए? फूड वेस्ट इंडेक्स 2022 जारी। विश्व में कितना खाद्य भोजन जो है बर्बाद होते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है
कहा गया है कि विश्व में एक दिन में 1 अरब टन 1.5 1.5 अरब टन भोजन बर्बाद होता है, जो कुल अनाज का 19% है। सबसे अधिक खाने की बर्बादी हर घर में होता है जी, घरेलू। घरों में 60%। उसके बाद होटल रेस्तरां में 28%। होटल रेस्तरां में 28%। इटली में विश्व में सर्वाधिक बर्बादी। भारत में हर व्यक्ति सालाना औसतन 55 kg खाना बर्बाद करता है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा गांव में खाना कम बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पशु रहते हैं। पशुओं खेतों में डाला जाता है। देखिए, गांव में कम, क्योंकि शहर में ज्यादा पशु नहीं रहते हैं या खेत नहीं है। तो शहरों में ज्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि वहां पशुधन कम है या खेत में कोई नहीं डालता है, कंपोस्ट खाद हो जाएगा। लेकिन गांव में पशुओं के भोजन के रूप में उसका यूज हो जाता है। गांव में बड़े बड़े नाद बनाए जाते हैं या बड़े बड़े पॉट रखा जाता है। उसमें जो है घर का जो भी छिलका जो होता है या बर्बाद खाना उसमें फेंक दिया जाता है। और आप जानते हैं कि हर गांव में पशु रहते हैं, गाय भैंस जरूर लोग रखते हैं। अब तो बैल की परंपरा खत्म हो गई करीब करीब। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ बर्बादी कम होती है, और शहर में ऐसा नहीं है। तो शहर में बर्बादी होती है, कूड़ा कचरा में वो फेंका जाता है।
हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रिपोर्ट आया है, आप सुनिए। इसी तरीके से कि इसमें ये भी कहा गया है, ध्यान से सुन लीजिए पहले, कि अगर इटली में जितना बर्बाद होता है उतना अगर रखा जाए तो पूरा इथोपिया जैसे देश की खाद्य आपूर्ति की पूरी की जा सकती है। खाद्यान्न की कमी, भोजन की कमी को पूरी की जा सकती है। खाने की कुल बर्बादी, खाने की यह बर्बादी कुल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 1/3 के योगदान देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन करती है। इससे क्या होता है कि बर्बादी उत्सर्जित होने ग्रीन हाउस गैसों का जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और पोषण पर पड़ने वाला प्रभाव भी पड़ सकता है। यानी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी में भी इसका योगदान हो जाता है। तो इस तरीके से भोजन की जो बर्बादी होती है, अभी बताया गया 60% घरेलू स्तर पर। कुछ आपूर्ति श्रृंखला भी होता है, आपूर्ति आने जाने में ही खराब। जैसे इसको लिख देते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, यहाँ लिख लीजिएगा, आपूर्ति श्रृंखला में 13%। आप सब्जी मार्केट जाइए, देखिए कि वहाँ सब्जी बहुत सारा फेंका जाता है, फल कचरा फेंका जाता है। तो इस सबसे क्या होता है, ये खाने की बर्बादी है। तो इस तरीके से शादी विवाह में भी बर्बादी होती है। इस तरह की बातें आप जानते हैं। तो ये हो गया आपका विश्व का कुछ इकोनॉमी पर रिपोर्ट। अब जरा एक बात पूछते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अब पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे, तो मेंस के टाइप का है तो हम इसको लिखवा देते हैं, लिखवा देंगे। पहले इसको ध्यान से पहले सुन लीजिए। इकोनॉमी का, बिहार इकोनॉमी से क्वेश्चन हो सकता है। बिहार में उद्योग के लिए क्या क्या आधार है, क्यों बिहार में उद्योग लगे, इसके लिए क्या क्या बिहार सरकार ने प्रयास किया है। तो ये तो अलग है कि औद्योगिक नीति 2016, 21, 22 बहुत सारा हुआ है, टेक्सटाइल से लेकर लेदर तक हुआ है, पॉलिसी बनाया है। तो बिहार में क्या क्या चीज़ है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या क्या चीज़ें हैं जिससे बिहार में उद्योग आकर्षित हो।
तो देश का सबसे युवा वर्ग, जिसे डेमोग्राफी डिविडेंड जिसको कहा जाता है, भारत में कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा 65% जनसांख्यिकी लाभांश भारत में है। यानी काम करने वाले युवाओं की संख्या भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा है। जिनकी आबादी, जिनकी उम्र जो है 35 वर्ष से कम है, यानी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है, जो कामकाजी है, युवा है, वो सबसे ज़्यादा भारत में है। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य, तो बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, देश का सबसे वर्कफोर्स ज़्यादा है, ये देश का 53% है। 53% आबादी बिहार में 35 वर्ष से कम उम्र की है। जैसे भारत में 65 है, 65%, तो भारत में बिहार में जो है 53 से आबादी की उम्र 65 से कम है। तो एक तो वर्कफोर्स बिहार में ज़्यादा है, दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बिहार किया है, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के विस्तार की हो, हाईवे के निर्माण की हो, क्योंकि राजधानी पटना बिहार के 38 जिलों से जुड़ा हुआ है और किसी भी जिले से आप 5 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। एक चीज़ ये किया गया कि सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है, हर जिले से पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहाँ जल संसाधन भरपूर है, बिहार में जल संसाधन भरपूर है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमेशा पानी से भरा रहता है, तो इसके लिए इसलिए उद्योगों के लिए भरपूर पानी भी मिलेगा। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति, इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड आबाद विद्युत सप्लाई की भी बात किया गया है। यहाँ एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का विस्तृत और बढ़ता आधार है। एक ये हो जाएगा, बिहार के आसपास के देशों राज्यों में 30 करोड़ से अधिक कंज्यूमर का बाजार है। यानी बिहार के आसपास 30 करोड़ कंज्यूमर, जहाँ पर अगर उत्पादन हो तो उसको विस्तार करके बाजार उपलब्ध किया जा सकता है। हर जिले में तकनीकी एवं कौशल विकास संस्थान, स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बिहार सरकार चलाता है। सिंगल विंडो सिस्टम में हर विभाग का 3000 एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक बिहार रखा है और 24 लाख वर्ग एरिया का प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड बनाया है और समय समय पर, हर समय सही समय पर अनुदान राशि की भी व्यवस्था की गई है। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल भी उपलब्ध है। ये तो हो गया। ये किन किन सेक्टर में बिहार में इंडस्ट्री लग सकता है, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में। जनरल मैन्युफैक्चरिंग में बिहार में इंडस्ट्री लग सकता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर है, आईटी है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यानी बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो स्वाभाविक है कि फूड के क्षेत्र में और लेदर और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बिहार में इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। तो ये तो बिहार का आधार है। तब एक सवाल ये है कि बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्यों, जबकि बिहार के पास मानव संसाधन शुरू से रहा है। इसके अलावा खनिज संपदा भी एक समय में था, झारखंड अलग होने के पहले। इस झारखंड रहते हुए भी इंडस्ट्री का विकास कम हो पाया था आज़ादी के बाद। इसके बाद बिहार में नदियाँ हैं, जल संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में है। फिर बिहार क्यों पिछड़ा रह गया? कृषि संसाधन भी है, फूड प्रोसेसिंग भी हो सकता था। तो आखिर इसके मन में एक विचार आता होगा कि बिहार में आखिर औद्योगिक बाकी राज्य क्यों दक्षिण पश्चिम राज्य विकसित कर गए। तो एक बार मैंने बताया था कि एक उद्योग मंत्री थे आज़ादी के, आज़ादी के पहले बिहार में टाटा जैसे लोग आए थे, लेकिन आज़ादी के बाद टाटा जैसे, बिरला जैसे कोई लोग नहीं आया। ऐसा क्यों? तो आज़ादी के पहले अंग्रेज कोई सहायता नहीं करते थे। अगर अंग्रेज सहायता करते तो वहाँ नहीं जाते। टाटा एक साक्षी में जमशेदपुर को एक नया नगर बसा दिए। ऐसा क्यों बसा पाए?
क्योंकि उनको यहाँ कच्चा माल से लेकर हर चीज़, लोहा से लेकर पानी से लेकर दामोदर, हर चीज़ उपलब्ध था, तो इसीलिए यहाँ इंडस्ट्री लगाए। अगर अंग्रेज उनको कह देते कि आपको लोहा कोयला सब सस्ते माल में यहीं से बम्बे पहुंचा दिया जाएगा महाराष्ट्र में, तो क्या टाटा आते? ये काम अंग्रेज नहीं कर पाए, लेकिन आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने कर दिया। क्या किया? 1952 में एक भाड़ा समानीकरण की नीति, नेहरू के मंत्रिमंडल में एक दक्षिण भारत के थे उद्योगपति मंत्री बने थे, उद्योग मंत्री टी कृष्णामाचारी। उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कह दिया कि एक भाड़ा समानीकरण नीति हम 1952 बनाए हैं, इसके तहत प्रावधान है कि जो भी दक्षिण भारत, तमिलनाडु महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक के दक्षिण पश्चिम भारत के जितने उद्योगपति हैं, उनको बिहार आने की जरूरत नहीं है, बंगाल आने की जरूरत नहीं है, उड़ीसा आने की जरूरत नहीं है। हम कोयला लोहा जो भी यहाँ का खनिज संपदा का रॉ मटेरियल है, हम आपको ट्रेन के माध्यम से जिस कीमत पर यहाँ मिलेगा उसी कीमत पर आपको उस इलाके में पहुँचा दिया जाएगा। अब भला आपको उस समय अगर अंग्रेज कहते टाटा को, तो क्या बम्बई से आते? उधर ही खुल जाता है। तो इस तरीके से तो पहुंचा दिया गया, लेकिन ये नहीं किया गया कि गुजरात में जो चीज़ बहुसंख्यक है, पटसन है, चाहे सूती वस्त्र है, कपास है, या उधर का जो भी कच्चा प्रोडक्ट है या पेट्रोलियम है, वो बिहार में भेजा जाए, ये नहीं प्रावधान किया गया। एक तरफा किया गया कि यहाँ का भेज देंगे, वहाँ का नहीं आएगा। तो एक तो बिहार के लिए बुरा हुआ, और दूसरा हुआ कि बिहार एक केवल सड़क मार्ग से घिरा हुआ था, भू अवस्थित था, समुद्री मार्ग नहीं था। उन लोगों के साथ क्या हुआ कि सरकार का तो भाड़ा समानीकरण की नीति तहत मिलिए गया, और दूसरा चीज़ हुआ कि वहाँ समुद्री मार्ग भी था और सड़क मार्ग भी था, तो विदेशों से व्यापार होना शुरू किया। तो इस तरीके से उस इलाके के इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़ गए और बिहार उड़ीसा पीछे हो गया। इसीलिए कभी कभी दक्षिण पश्चिम बनाम भारत तब उत्तर भारत का विवाद खड़ा किया जाता है। दूसरा कारण है कि वहाँ के जो किसान थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वे जमींदार, वे क्या किए कि वे लोग बड़े बड़े बैंक बना दिए, इंडस्ट्री में पैसा लगाना शुरू कर दिया, बैंकर बन गए, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे में आगे गए जमीन छोड़ करके। यह काम उत्तर भारत के जमींदार नहीं कर पाए। दक्षिण भारत के देखिए, आप सुनिए, बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, त्रावणकोर बैंक, माने दक्षिण बिहार के क्या कहा जाता है, कर्नाटक के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया। तो जो मूंगफली या जो कृषि प्रोडक्ट के जो बड़े बड़े जमींदार थे, वे बैंक खोल दिए, इंडस्ट्री में पैसा लगा दिए। पटियाला, बैंक ऑफ पटियाला, सेंट्रल बैंक टाटा ने खोला, मैंने अलग अलग लोगों ने उस इलाके का बैंक खोल दिया। लेकिन बिहार के जमींदार जमीनें पकड़े रहे, अंत में जमींदारी छिना गई। ऐसा कोई बिहार का जमींदार, चाहे दरभंगा महाराज हो, डुमराव महाराज हो, बेतिया महाराज हो, कोई बैंकिंग नहीं सेवा शुरू की। अगर लोग किए रहते तो बिहार के लोगों को फायदा होता। ये चीज़ बता, न इंडस्ट्री में पैसा, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोल देते, ये सब नहीं किए। स्वाभाविक है कि इलाका विकसित हो गया, आप पीछे रह गए। और एक बात हुआ कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, मंदिर प्रवेश हो, अभी हाल में नहीं लिखा पाए आपको, वैकम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश के लिए दक्षिण भारत में ही आंदोलन हुआ था पहला, 100 वर्ष पूरा हुआ, 30 मार्च 1924 को हुआ था। तो इस तरीके से सामाजिक धार्मिक, पेरियार से लेकर अंबेडकर से लेकर कुएं से पानी लेकर के अछूत का आंदोलन पूरा चला। पहले आज़ादी के दौरान ही, उत्तर भारत में आज़ादी के दौरान ये सब आंदोलन नहीं चला। ये चला कब? सामाजिक धार्मिक आंदोलन आज़ादी के बाद 90 के दशक में, जब अयोध्या और धार्मिक मुद्दा, मंडल कमंडल की कहानी शुरू हुई। तो 1991 में ही आधुनिक आर्थिक उदारीकरण की नीति आई। तो दक्षिण भारत वालों को कोई मतलब नहीं था, वे लोग आगे बढ़ गए, उस नीति का फायदा उठाए। बिहार जैसे राज्य नहीं फायदा उठाया। हरित क्रांति जैसे मुद्दे को भी बिहार जैसे राज्य नहीं फायदा उठाया, पंजाब वगैरह हरियाणा ही उठाया। तो ये सब बहुत कारण था बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन का कारण। उम्मीद है कि जो क्लास मैंने अभी बोला कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण में ये मूल बातें हैं, ये जो मैंने बताया है, ये आम जगह नहीं मिलेगा आपको।
तो ये ज़रूर वीडियो में अगर जाएगा आप लोग को तो इसको सावधानी से समझ लीजिएगा क्या क्या मैंने बोला है। और कुछ चीज़ों को मैं अगले क्लास में कि बिहार में औद्योगिक के सुदृढ़ीकरण के लिए जो अभी नीति बनी है उसमें वैज्ञानिक क्या आधार है बिहार में, तो अभी जो मैंने दिखवाया है कि कौन कौन क्षेत्र में बिहार में हो जाएगा और आने वाले क्षेत्र में क्या होगा, तो अगले क्लास में मैं इसको लिखवाने की कोशिश करूँगा। तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन का बात समझे कि मैंने क्या बताया आपको। ये वीडियो जब जाएगा तो उसमें से कुछ देखिएगा कि मैंने क्या क्या बोला है, बाकी देखेंगे तो कुछ लिखवाने की कोशिश करेंगे।